हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके इस नए प्रोग्राम में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको कुछ विशेष बातें बताने की कोशिश करते हैं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। यह सीरीज शुरू किया गया है अभी फिलहाल 3-4 सब्जेक्ट के साथ, और धीरे धीरे सभी विषय के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और बहुत कम समय में, मुश्किल से 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे के बीच में। लंबा सेशन नहीं होना है, 10-15 मिनट का ही सेशन होना है। इसी बीच में मैं जो कुछ बताने वाला हूँ उसकी चर्चा जनरली नहीं हो पाती है सामान्य कोर्स के दौरान। इसलिए आज मैंने एक विशेष टॉपिक चुना है, चूँकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना ही है और अक्सर आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं। यूनानी यात्री है, रोमन यात्री है, कौन है, कहाँ से आए, यूनान कहाँ है, रोम कहाँ है, कैसे इस सभ्यता का विकास हुआ और किस प्रकार से इस सभ्यता ने भारत को भी प्रभावित किया, खास करके अपने आर्थिक महत्ता के कारण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता रही है। यहीं से आप देखेंगे यूनान की बात होती है, कुस्तुनतुनिया की बात होती है। इन्हीं सभ्यताओं के बारे में आज हमें जानकारी लेनी होगी। विशेषकर और भी देखेंगे, जैसे कि यात्री भी बहुत सारे आते रहे हैं यहाँ पर, और उन यात्रियों के जो रुझान रहे हैं, उन्होंने जो विवरण दिया है उसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था बहुत ही गंभीर श्रेणी का, और उस समय बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाए थे, खास करके गंधार मूर्तिकला शैली से जोड़ करके यह प्रश्न पूछा गया था। आज मैं इन सभी गुत्थियों को 10 मिनट के अंदर या 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको सुलझाने वाला हूँ, और रोज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट सुबह 10 बजे लेकर के आऊँगा, ताकि आप अपने उस क्षेत्र को भी मजबूत कर पाए जहां से कि मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न आते हैं और एक सामान्य समझ बनने में भी मदद मिलती है। आज बात करेंगे यूनानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य की। पहले तो मैं बता दूं कि यह दोनों साम्राज्य यूरोप में है। प्राचीन यूरोप में जब यूरोप का निर्माण हो रहा था, वहां पर इन दोनों साम्राज्य का बारी बारी से विकास हुआ था। पहले यूनानी साम्राज्य का विकास हुआ और फिर उसके अवशेष पर रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य का मतलब रोम को आधार बना करके, रोम यानी जो इटली की राजधानी वर्तमान में है, उसको आधार बना करके जिस साम्राज्य का विकास हुआ उसे हम रोमन साम्राज्य कहेंगे। और यूनान में जिस साम्राज्य का विस्तार हुआ, जिसको अभी वर्तमान में आप ग्रीस कहते हैं, वहां या उस क्षेत्र को आधार बना करके जिस साम्राज्य का विकास हुआ उसे हम यूनानी साम्राज्य कहते हैं। खास करके रोमन साम्राज्य की चर्चा हम विशेष तौर पर करते हैं कि जब भारत के साथ व्यापार चल रहा होता है, यानी भारत द्वारा रोमन साम्राज्य को बड़े पैमाने पर अपनी वस्तुओं की सप्लाई दी जाती है। इस कारण से भारत में आर्थिक समृद्धि भी आती है। और यूनानी साम्राज्य की चर्चा विशेष तौर पर हम तब सुनते हैं जबकि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर को हम जनरली भारतीय भाषा में कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में नाम उसका एलेक्जेंडर हुआ करता था। एलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण होता है, तब हम यूनानी सभ्यता की चर्चा करते हैं। अगर दोनों सभ्यताओं के कालक्रम की बात की जाए तो पहले यूनानी सभ्यता का विस्तार हुआ और फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ या रोमन सभ्यता का विस्तार हुआ। रोमन साम्राज्य में भी हम दो भाग देखते हैं, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसका आधार रोम हुआ करता था, रोम जो वर्तमान इटली की राजधानी भी है, और दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी स्थापना हम देखते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल और या जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं, उसको आधार बना करके किया गया था। इसको हम बिजेंटियन साम्राज्य भी जनरली कहते हैं। जरा मैं फटाफट, चूंकि 2-3 बिंदुओं पर मुझे डिस्कस करना है, तो पहले मैं दोनों का क्षेत्र बता देता हूं, आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य का विकास एक्चुअल में किस स्थान पर हुआ था। जल्दी से करेंगे क्योंकि समय इसमें कम हो। अब ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो छायांकित एरिया है, यह आपका क्षेत्र ग्रीस के साम्राज्य को दिखाता है। ग्रीस अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा, जिसको आप सिकंदर कहते हैं, उनके द्वारा यहां पर इस साम्राज्य का विस्तार किया गया था। आप जानते हैं सिकंदर को विश्व विजय के उद्देश्य से उसने भारत की तरफ भी आक्रमण किया था, और भारत पर तो वैसे आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन पूरा जो आप मध्य एशिया के आसपास का एरिया देखते हैं सब उसके कब्जे में था। कहां से शुरुआत करता है? यहां से शुरुआत करता है, और यही हम कहते हैं यूनान का क्षेत्र है। वैसे यूनान में भी कई शहर है, स्पार्टा है, फिर आप देखेंगे एथेंस है,
और एक मैसिडोनिया है, मकदूनिया भी जिसको कहते हैं, मकदूनिया है, मैसिडोनिया, ये सब सारे इसके अंदर ही आ गए। और इसके साइड में जो आप देखते हैं यह है रोमन साम्राज्य का क्षेत्र, रोम है यानी इटली है पूरा, और इटली में भी आप देखेंगे यहां पर आपको रोम है, रोम में ही अभी आप वेटिकन सिटी भी देखते हैं। तो पहले यहां पर एक सभ्यता का विस्तार होता है, लगभग 4000 बीसी में ही यहां पर सभ्यता का विस्तार प्रारंभ होता है। और यहां जिस सभ्यता का विस्तार होता है एक्चुअल में वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सभ्यता थी। लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सभ्यता भी धीरे धीरे कुलीन सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। और यहां पर एथेंस और स्पार्टा दो खास करके जो राज्य है, अगर मैं दिखा पाऊँ दूसरे मैप में, इसको देखते हैं। यहां देखिए जो मैसिडोनिया, जिस मैसिडोनिया की मैं बात कर रहा हूं वह आपका तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एथेंस है और यहां पर आपको इसी के आसपास स्पार्टा है। फिर आप देखेंगे संपूर्ण को हम मैसिडोनिया के रूप में देखते हैं, और ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है यह सिकंदर का क्षेत्र है। जो सिकंदर जिस क्षेत्र से विजय करते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें ईरान का संपूर्ण भाग शामिल है, और यहां आप कोने में देखेंगे इंडिया का भाग है, इंडिया के बॉर्डर तक वह आ गया था। तो जनरली जब 4000 ईसा पूर्व में हम देखते हैं इसका इस सभ्यता का विस्तार होता है, यानी यहां पर कुछ लोग बसने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ नगर राज्य भी अस्तित्व में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया एथेंस है, स्पार्टा है, और फिर इसके स्थान पर फिलिप एक राजा हुआ करता था। फिलिप के द्वारा यहां पर अपनी सत्ता स्थापित की जाती है, और फिलिप का ही बेटा अलेक्जेंडर था, यानी जिसको हम सिकंदर कहते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो जाता है, और फिर इसके स्थान पर रोमन सभ्यता स्थापित हो जाती है, यानी रोम को आधार बना करके एक नई सभ्यता का विस्तार हो जाता है। जैसे ये देखेंगे, यहां देखेंगे इस सभ्यता में आप जो येलो कलर है, जहां पर भी येलो कलर देखते हैं उसका असल में केंद्र यहां से बनता है, रोम से बनता है। रोमन साम्राज्य इसलिए हम कहते हैं क्योंकि रोमन साम्राज्य की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसका नाम ही था आपका खास करके रोमुलस नाम था। क्या नाम था इसका? नाम रोमुलस था। रोमुलस ने एक बड़ी सभ्यता का विस्तार किया। आप देख रहे हैं पूरा, जिसमें आपका स्पेन तक का भाग है, कुछ भाग आपका मिस्र का है, आप देखते हैं एशिया का बहुत सारा भाग इसमें शामिल है, अफ्रीका का भी बहुत सारा भाग शामिल है। युद्ध के द्वारा से होता क्या है कि जैसे आप देखें ये द्वीपीय देश, तो द्वीप होने के नाते इसकी नौसेना बड़ी शक्तिशाली थी, और नौसेना की मदद से इसने संपूर्ण एक तरह से क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश की, और एक समय संपूर्ण यूरोप पर, लगभग संपूर्ण यूरोप पर रोमन साम्राज्य का विस्तार होता है। इसी में आपको शासक का नाम सुनते हैं, जैसे जूलियस सीजर। अगर आप शेक्सपियर जैसे नाटककार को पढ़ते होंगे तो जूलियस सीजर के करके उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा हुआ है। फिर देखेंगे ऑगस्टस सीजर। ध्यान रखिएगा यहां पर एक उपाधि आती है सीजर की। सीजर जो शासक होते हैं उनके द्वारा सीजर की उपाधि ली जाती है। यहीं पर आप देखेंगे जब कौंसिल व्यवस्था थी, जब वहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वहां पर जो अधिकारी होते थे, नोबल्स होते थे, उसको कौंसल कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? कौंसल कहा जाता है। कौंसल से ही कौंसुलेट या काउंसलर शब्द बना हुआ है, अभी भी हम लोग प्रयोग करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। यहां के राजा उपाधि लेते थे सीजर की, और बाद में जैसे कि रूस में देखेंगे जार की उपाधि होती है, कैसर की उपाधि आप जर्मनी के शासक को लेते देखेंगे। उसी तरह से सीजर की उपाधि यहाँ के लोग यानी रोमन साम्राज्य के लोग लिया करते थे। रोमुलस ने इस सभ्यता का विस्तार किया, यानी इस नगर का विकास किया, जिसको वर्तमान में हम रोम कहते हैं। एक्चुअल में दो भाई थे, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे आप लोग साधारण सी बातों पर घबरा जाते हैं ना कि अब मेरा क्या होगा, उसी तरह से इनका जीवन भी बड़ा ही दुखदायी रहा था। और इन्होंने एक गडेरिये का बच्चा था, गडेरिया कहते हैं जिसको भेड़ जो पालन करता है, उसका बच्चा था, और वहां से वह शासक बनने में कामयाब होता है, और रोम पर इन्होंने अस्थाई छाप छोड़ी। बाद में बहुत सारे शासक आते हैं, खास करके आप देखेंगे ऑगस्टस सीजर, टाइबेरियस, इन सब की चर्चा हम भारतीय संदर्भ में भी करते हैं, क्योंकि मौर्योत्तर काल में इनके साथ ही या इनके साम्राज्य के साथ ही व्यापार होता था। खास करके आप पांड्य शासक को पढ़ेंगे, पांड्य शासक जब आप संगम काल पढ़ते हैं तो पांड्य शासक की चर्चा होती है। तो पांड्य शासक को जब पढ़ते हैं
उनके द्वारा सुनेंगे कि उनके द्वारा ऑगस्टस सीजर के दरबार में राजदूत भेजे गए थे। टाइबेरियस भी महत्वपूर्ण वहाँ के शासक थे, और वहाँ से या वहाँ के द्वारा जो व्यापार होता था भारत से, खास करके राजा या जो कुलीन वर्ग थे उनके लिए रेशमी वस्त्र भारत से जाते थे। रेशमी वस्त्र है, या आप काली मिर्च को देखें जो मसालों के रूप में यूज होता था, बड़े पैमाने पर रोम को निर्यात किया जाता था, और उसके बदले भारत को बड़े पैमाने पर रोमन सोने के सिक्के भी प्राप्त होते थे। बहुत सारे यात्री हैं जिन्होंने इसकी चर्चा की है और बताया है कि रोम अपनी समृद्धि भारत के रेशम वस्त्रों पर लुटा रहा है। ये चर्चा हम इतिहास में पढ़ते हैं। बहरहाल जानने की जरूरत होगी कि पहले यहां पर यूनानी साम्राज्य का विस्तार होता है, और यूनानी साम्राज्य का विस्तार लगभग 4000 ईसा पूर्व से ही शुरू हो जाता है, लेकिन असल में 1050 के बाद यहां पर एथेंस और स्पार्टा, जैसे एथेंस को देखेंगे तो वहां पर आपको गणतंत्रात्मक राज्य दिखाई देगा। गणतंत्रात्मक मतलब वहां साधारण लोग रहते थे, जबकि जो स्पार्टा है वहाँ पर कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र आप नोबल जिसको कहते हैं, जो एक तरह से राजा जैसा चरित्र व्यवहार करता हो, वैसे राज्य का विकास हुआ। आगे चल करके दोनों राज्य का पतन होता है और मैसिडोनिया सबसे प्रमुख राज्य बन जाता है, जिसका शासक फिलिप है, और फिलिप की जब हत्या कर दी जाती है तो सिकंदर शासक बन जाता है, और सिकंदर ने भारत तक आक्रमण किया था। सिकंदर के बाद इस साम्राज्य का फिर धीरे धीरे पतन हो जाता है। पहले यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले राज्य की स्थापना हुई, लेकिन धीरे धीरे रोमन क्षेत्र प्रभावी हो गया, और रोमन क्षेत्र में 27 बीसी के आसपास 27 बीसी के आसपास हम देखते हैं ऑगस्टस सीजर जैसा शासक बनता है। यहीं पर आपको एक और शासक की चर्चा मिलती होगी जिसको हम कहते हैं नीरो। एक टर्म आता है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि नीरो जब रोम जल रहा था तो नीरो वंशी बजा रहा था, यानी ऐसा शासक जो कि किसी भी प्रकार से प्रशासन में रुचि नहीं लेता हो, उसको आगे चल करके नीरो कहा जाने लगा। नीरो क्या है? शासक का नाम है जो प्रशासन में रुचि नहीं लेता था। जब रोम में एक बार बहुत भारी अग्निकांड हुआ तो शासक को, जो नीरो था, उसको बहुत परवाह इस बात की नहीं रही। उसी दिन से ये कहानी या कहावत बन जाती है। तो इस साम्राज्य का विस्तार तब होता है जबकि ग्रीस, यानी इस ग्रीस कहाँ है तो आपका यहां पर है। फिर से एक बार मैं बता दूं, जो ग्रीस है आपका वो कहाँ है, वह आपका यहां पर है। ये देखिए मैसिडोनिया का क्षेत्र है, और ये आपका रोम है। रोमन साम्राज्य का विस्तार यहां से होता है। ग्रीस साम्राज्य का विस्तार, यानी ग्रीस को हम कहते हैं यूनानी साम्राज्य का विस्तार, यहां से होता है। आगे चल करके जब रोमन साम्राज्य को देखेंगे तो पांचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। 5वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र से आने वाली जर्मन जनजातियों ने, जर्मन बर्बर हुआ करते थे, और बर्बर जनजातियों ने लगातार रोमन साम्राज्य पर हमले किए, जिसकी वजह से 550 तक जाते जाते यह साम्राज्य भी पतन हो जाता है, लेकिन संपूर्णता में नहीं हुआ। यहां के बाद विजेंटियन नामक शासक ने, और इसे आधार बना करके यहां आप देखेंगे कि आधार बनाया, जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। इसको आधार बना, कुस्तुनतुनिया को वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं, आप जानते होंगे। तो इसको आधार बना करके फिर पूर्वी रोमन साम्राज्य का विकास किया, जो 1453 तक चलता रहा, जब तक कुस्तुनतुनिया का पतन नहीं हो गया। तो पहले यूनानी साम्राज्य, फिर रोमन साम्राज्य का विकास होता है। अब यहां पर एक सवाल और भी हमें देखने की जरूरत होगी कि जो यूनानी यात्री हैं, जो यूनान के शासक सिकंदर के आक्रमण के साथ भारत आए, और कुछ रोमन यात्री या रोमन इतिहासकार भी भारत के बारे में विवरण देता है। वे कौन से रोमन इतिहासकार थे या कौन से यूनानी यात्री थे जो भारत के बारे में विवरण देता है या भारत के बारे में अपनी रुचियों का प्रदर्शन करता है? यहां आपको इन यात्रियों के नाम याद नहीं करने, सिर्फ समझना है उनके विवरण की प्रकृति में। क्योंकि यूपीएससी ने एक बार बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ लिया गांधार कला शैली को लेकर के, कि गांधार शैली के विकास में जितना योगदान यूनानियों का रहा है, उतना ही योगदान रोमनों का रहा है।
मूल बिंदु यहीं पर आना था, जिसकी वजह से मैंने यह टॉपिक आपका पहला चुना था। मैं बारी बारी से सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो मूलतः हम लोग जानते हैं यूनानियों के बारे में, और यूनान और रोम के बीच में हम बहुत अंतर अब तक स्पष्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन आशा है कि अब आप कर पा रहे होंगे मैप के माध्यम से और मेरे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके माध्यम से। तो रोमन यात्री बाद में आएंगे, क्योंकि रोमन साम्राज्य का विकास ही बाद में हुआ है, और यूनानी यात्री पहले आएंगे। तो यूनानी यात्रियों का जो प्रभाव रहा मूलतः वह मौर्य काल के आसपास आप देखेंगे अधिक रहा। मौर्योत्तर काल में अधिकतर यूनानी के साथ रोमन प्रभाव भी महसूस किया गया। इसी बात को लेकर के यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। तो मैंने एक डायमेंशन और भी आगे बढ़ा दिया कि पहली बात तो हमने यह जाना यूनान और रोम क्या है, या रोमन सभ्यता या यूनानी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। दूसरा यह जानेंगे कि यूनानी और रोमन यात्रियों के इतिहास लेखन में क्या अंतर है। और तीसरी बात यह जानेंगे कि मूर्ति कला शैली पर दोनों क्षेत्र का क्या प्रभाव रहा। वैसे आप बेसिक रूप में अगर जाने तो यह अवश्य दिमाग में बिठा करके रखेंगे कि ग्रीक सभ्यता ने अन्य सभी सभ्यताओं का आधार तैयार किया, खास करके यूरोप में। जो रोमन सभ्यता देखते हैं तो रोमन सभ्यता भी बहुत हद तक ग्रीक की सभ्यता की ही ऋणी है, यानी ग्रीस के लोगों से ही रोमन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। चाहे इतिहास की बात करें, इतिहास लेखन की बात करें, चाहे मूर्ति कला की बात करें या अन्य कला की बात करें, बहुत कुछ सीखा है। तो इसका मतलब है कि अगर रोमन प्रभाव भी भारतीय मूर्ति कला पर दिखाई देता है तो वह ग्रीस की ऋणी हो, यानी ग्रीस और रोमन शैली मिक्सअप होकर के गांधार शैली के रूप में भारत की मूर्ति कला शैली में प्रकट होता है। मैंने कुछ मैटर भी इसके ऊपर आपके लिए तैयार किया है, ताकि दोनों बात कि जो ग्रीक यात्री हैं या ग्रीक लेखक हैं और जो रोमन लेखक हैं, दोनों की विचारधारा में क्या अंतर रहा है, 2-3 पॉइंट देख लेंगे। और जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है, एक बार जरूर इसको अच्छे से, जो मैटर में देने वाला हूं उसको अच्छे से देख लेंगे, ताकि ऐसे क्रिटिकल प्रश्न को पूछने के लिए आप तैयार हो सके। क्योंकि अगला जो प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी या यूपीपीसीएस के द्वारा, दोनों में से एक एग्जाम में जरूर पूछा गया है कि चीनी और अरबी यात्री के विवरण। चीनी यात्री मतलब चीन से आया हुआ यात्री, और अरबी यात्री मतलब अरब क्षेत्र से आया हुआ यात्री। जैसे रोम और ग्रीस के बारे में पूछ लिया, उसी तरह से चीन के यात्री और अरबी यात्री दोनों को मिक्स करके पूछा जा चुका है। तो मेरे विचार से आगामी एग्जाम में एक डायमेंशन यहां से बनता है, तो आप इसके लिए खुद को तैयार करिएगा। आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो वहां सारी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये मैप मैंने इसलिए लगाया ताकि आप भारत को देख सकें, और भारत से जो ट्रेड रूट है, जहां से कि आप देखेंगे कि यहां पर ग्रीक लिखा हुआ है, ये ग्रीक है और इटली है, यानी रोमन साम्राज्य। किस प्रकार से यहां से व्यापार हो रहा होता था, किस क्षेत्र से हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भूमध्य सागर है और लाल सागर के मध्य से यहां पर अरेबिक गल्फ के माध्यम से हो रहा है व्यापार। इसकी सूचना हमें प्रायः पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक किताब में भी मिलती है, जो कि किसी अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा लिखा गया है। तो जरा देखते हैं पहले कि यूनानी यात्री और रोमन यात्रियों के द्वारा जो इतिहास लेखन किया गया है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, और इन दोनों सभ्यता का भारतीय मूर्ति कला पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जरा फटाफट देखते हैं। यहां मैंने लिया है, रोमन इतिहासकार यूनानी इतिहासकारों के अनुसरण करता थे। अब जरा एक एक लाइन आप समझिएगा कि रोमन इतिहासकार यूनानी इतिहासकारों के एक तरह से अनुसरण करता मात्र थे। जो कि बाद में इस सभ्यता का विस्तार हुआ तो स्वाभाविक है कि इन्होंने यूनान की समृद्ध परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया। अनुसरण करता मात्र थे क्योंकि उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक नहीं था, इसके विवरण भी थोड़े भिन्न भिन्न रहे। दरअसल यहां पर यह लाइन कहने की कोशिश कर रहा है कि यूनानी यात्री जिस प्रकार से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं अपने लेखन के माध्यम से, चाहे वह राज परिवार का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे व्यापार का ही क्यों न रहा हो, चाहे सामान्य जीवन का ही क्यों न रहा हो, इतना विस्तृत विवरण आपको रोमन लेखकों के द्वारा नहीं दिया गया है। रोमन लेखक अपने आप में खोए हुए हैं, राज परिवार से जुड़े हुए हैं, राज परिवार की बात लिखते हैं, सामान्य जनता में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस इन अर्थों में
जो यूनानी यात्री है उनका विवरण बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है रोमन विवरण की तुलना में। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि अनुसरणकर्ता मात्र थे। जो प्रमुख यूनानी यात्री आएंगे इनके नाम आप जानते हैं, जैसे आप मेगास्थनीज का नाम लेते हैं। मेगास्थनीज क्या है? इंडिका लिखता है और लगभग अशोक मौर्य के पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर के आया था। इनके नाम से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। तो ये कौन सा यात्री हुआ? यूनानी यात्री हुआ, क्योंकि ये यूनान के शासक से जुड़ा हुआ है। डायमेकस, यहाँ डेमाकोस है, वैसे हम लोग डेमाकोस के जगह कभी कभी डायमेकस शब्द भी पढ़ लेते हैं, जो मेगास्थनीज के बाद भारत में के विवरण में आया था, विवरण देता है और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार या अमित्रघात के राजदरबार में आया था। फिर हम देखते हैं कि सेल्यूकस के पुत्र निकेटस एंटियोकस ने उसे भारत भेजा था। ये सामान्य से सा विवरण हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस को भी, टॉलमी को हम देखते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध यात्री रहा है और दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक को लिख करके भारत के बारे में विवरण भी दिया है। और लगभग देखते हैं यह एक प्रसिद्ध ज्योतिषविद था और टॉलमी ने पृथ्वी के चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा लगाए गए समय का निर्धारण भी किया था। ये सब हल्का सा फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह भारत के संदर्भ में। प्लिनी को देखते हैं, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक को लिखा था। इसी तरह से हम हेरोडोटस को देखेंगे या फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे ग्रंथ को भी देखेंगे जिसका लेखक अज्ञात है। जैसे यात्रा के दौरान जो लिखी गई पुस्तक है वह ये सारी बातें हो रही यूनानी लेखकों की। हिस्टोरिका है, इंडिका है, भारत का भूगोल है, नेचुरल हिस्ट्री है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अज्ञात लेखों के द्वारा लिखा गया है जो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य व्यापार की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख रोमन यात्री जो है, रोमन यात्री, या आप यहां पर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यह भारत आया ही, जो भारत के संदर्भ में कुछ विवरण देता है। एक हम लिख सकते हैं टेसियस रोमन वक्ता और सार्वजनिक अधिकारी थे। वे लैटिन भाषा में लिखने वाले महान गद्य शैलीकारों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जर्मीनिया, हिस्टोरिया और एनाल्स प्रमुख है। फिर देखते हैं लीबी, बहुत ही, टाइसस लिवियस इसका पूरा नाम था, टाइसस लिवियस, इसलिए इसको केवल लिबी के नाम से जाना जाता था। लेखक है, दार्शनिक है। उन्होंने रोम के इतिहास के बारे में, इसकी स्थापना से लेकर सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल तक विवरण दिया है। यही सम्राट ऑगस्टस है जिसने रोमन साम्राज्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत की थी और यही ऑगस्टस सीजर है जिसके दरबार में जो पांड्य शासक है उसके द्वारा दूत भी भेजा गया था। यह भी एक है। फिर देखते हैं अमियानस मार्सेलिनियस, ये भी क्या कहता है? ये भी प्रमुख लेखक है, रोमन है। इन्होंने राष्ट्रीय इतिहास के रूप में लिखा लेकिन रोमन और ईसाई धर्म पर भी चर्चा। जनरली इनकी चर्चा, या जितने भी रोमन लेखक हैं इनकी चर्चा मुख्यतः शासक के आसपास ही केंद्रित रही, राज दरबार के आसपास ही केंद्रित रही। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनानी यात्री या यूनानी लेखक और रोमन लेखक में मुख्यतः क्या फर्क है, तो आप यह कह सकते हैं कि यूनानी लेखक कॉम्प्रिहेंसिवनेस रखते हैं, यानी जीवन के सभी पहलू पर प्रकाश डालते हैं, दार्शनिक पहलू पर प्रकाश डालते हैं, ज्योतिष पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन रोमन लेखक मुख्यतः राज दरबार के आसपास ही अपनी लेखक करते हैं। उसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, मैं देखता हूं कि अगर वो विवरण आपके पास आ गया हो तो मैं बताता हूं। देखिए, चलिए, मुझे लगता है कि वह विवरण जो मैंने बताया वह है नहीं। तो इसके आधार पर जो तीसरा भाग होगा वह होगा जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। देखिए, जो भी पार्ट हम चर्चा में लाते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करना, और ऐसे कॉन्सेप्ट को इस प्रोग्राम के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है जिसका कि जनरली आप विवरण कहीं नहीं देखते। मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी इस प्रकार के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आए हैं सबको मैं यहां पर डिस्कस करूं। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया था, वैसे मैं आपको यूपीपीसीएस के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन यूपीपीसीएस ने भी यूनानी और यूपीपीसीएस ने भी चीनी और अरबी यात्रियों के बारे में प्रश्न पूछ लिया है। तो यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यूपीएससी पूछेगा, यूपीपीसीएस पूछेगा। आपको हर एग्जाम के लिए तैयार करना होना पड़ेगा। बीपीएससी में भी पूछ लेगा तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है यह। तो एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि गांधार मूर्ति कला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की ऋणी थी, स्पष्ट कीजिए।
और अधिकांश बच्चों ने इस प्रश्न को बनाने में असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि उन्हें ना तो गांधार के बारे में पता है, गांधार मूर्ति कला के बारे में तो पता है, लेकिन उस पर रोम और यूनान का कैसा प्रभाव रहा है, यूनानी शैली के बारे में हम जानते हैं। यूनान जैसे सिकंदर आता है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ, गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ, काले बैसाल्ट पत्थरों का विकास के माध्यम से इस कला का विकास किया गया। लेकिन किस प्रकार से आप इस प्रश्न को टैकल करेंगे यह आप नहीं जानते। आज मैंने एक कुछ मैटर भी इसके साथ दे दिया है, रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य को बताने के साथ। कैसा? तो यहां पर देखिए, पहले तो मूर्ति कला को देखें जो भारत में इनके द्वारा विकसित किया गया है। इन मूर्तियों को आप देखिए जो भारत में विकसित किया गया है गांधार मूर्ति कला के सदृश। आप जब भी मूर्ति को देखेंगे, जैसे बुद्ध की मूर्ति है, मूर्तियों में आप 2-3 बातें कॉमन देखेंगे, जैसे बालों को घुंघराला बनाया जाना, फिर आप देखेंगे जो वस्त्र हैं एकदम शरीर से चिपके हुए हैं, उनके रेशे रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहां देखिए चाहे यहां पर देखिए, आपको वस्त्र की धारियां नजर आती है। असल में वहां जो राजा थे, या बहुत सारी मूर्तियों को आप देखेंगे ऊपर का जो बदन है, यानी बुद्ध की मूर्ति अगर ऊपरी भाग पर देखेंगे तो वहां आपको वस्त्र दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वहां के राजा ऐसा ही वस्त्र, खास करके रोमन शासक ऐसा ही वस्त्र पहनते थे, तो उस हिसाब से बुद्ध की मूर्ति को भी रोमन मूर्तिकारों ने राजा का रूप दे दिया। लगेगा कि जैसे यह सीधा सीधा राजा ही है, या राजा या राजकुमार जैसा चित्र प्रतीत होगा भगवान बुद्ध का। जबकि भारतीय शैली में हम भगवान बुद्ध को क्या मानते हैं? एक भगवान मानते हैं, राजा या राजकुमार नहीं मानते हैं। तो उनकी आध्यात्मिकता वहां पर दिख जाती है, लेकिन यहां पर आपको सांसारिकता दिखाई देगी। तो पहले आप मूर्ति देखते हैं और फिर इसका थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे। कहीं भी आप मूर्तियों को देखेंगे तो आपको यह राजा या राजपुरुष के रूप में ही दिखाई देगा। जो भी इनकी शैली है, जिस भी प्रकार के वस्त्र को देखते हैं, जैसे ऊपर का वस्त्र है, ऊपर का वदन है, वहां पर आपको मौर्योत्तर काल में वस्त्र नहीं दिखाई देगा। जब आप गुप्त काल में जाएंगे तो देखेंगे ऊपर भी वस्त्र पहना हुआ है, नीचे भी वस्त्र पहना हुआ है। ये बेसिकली डिफरेंट पोज को दिखाता है। अब देखिए, इस प्रकार की मूर्तियां जो गांधार मूर्ति शिल्प में बनाई जाती है, शरीर का यथार्थ चित्रण करते हुए, उसमें किस प्रकार से रोमन और यूनानी दोनों एक तरह से कलाकारों की भूमिका रही है। गांधार मूर्ति कला हेलेनिस्टिक और भारतीय कलात्मक परंपराओं के अपने विशिष्ट मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। जैसे भारतीय कला को हम देखेंगे तो मथुरा कला शैली को देखते हैं, लेकिन जो गांधार मूर्ति कला शैली होगा उस पर हम यूनानी और रोमन दोनों प्रभाव देखते हैं। रोमन और यूनानी दोनों के साथ भारतीय परंपरा भी परिलक्षित इस पर होती है। मूर्ति कला के गांधार स्कूल ने ग्रीक तकनीक से बहुत कुछ उधार लिया है। ग्रीक मतलब यूनानी तकनीक से बहुत कुछ उधार लिया है, जैसे कि मानव शरीर रचना और कपड़े का यथार्थवादी चित्रण। जबकि मूर्ति कला के लिए संगमरमर और पत्थर के उपयोग जैसे रोमन कलात्मक तत्वों को भी शामिल किया गया है। यूनानी लोगों को देखेंगे तो उसका आधार आप देखेंगे कि शायद ब्रॉन्ज को भी बना लिया जाता है। रोमन कला शैली में हम पत्थरों का प्रयोग करते हैं और मुख्यतः मूर्ति राज अनुकरण पर ही बनाते हैं। लोक जीवन से जुड़ी हुई मूर्तियां आपको कम दिखाई देगी। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में रोमन सम्राट की भांति, यही मैंने पहले कहा था, क्या कहा गया कि गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों में रोमन सम्राट की भांति अर्धनग्न गहनों वाले भारतीय राजकुमारों के रूप में बुद्ध को बताया गया है। जबकि भगवान बुद्ध तो आध्यात्मिक थे, उनको इन सबसे कोई लेना देना था नहीं, ना राजा से राजसी वृत्ति से कोई लेना देना न था, और ना ही किसी प्रकार के आभूषण से, क्योंकि 10 सील में ही इस बात की चर्चा मिलती है कि हम किसी प्रकार का आभूषण या प्रलेप का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहां पर तो रोमन प्रभाव दिखाई देना है, इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि मूर्तियों में राजसी वैभव भी आपको दिखाई देता है। शायद सबसे अधिक दिखाई देने वाला रोमन प्रभाव बुद्ध का वस्त्र है, विशेष रूप से अंतः वस्त्र, जो रोमन राजाओं के पोशाक के समान है। जैसा रोमन राजा पोशाक पहनते थे वैसा ही यहां पर डाल दिया गया है। यूनानियों ने मुख्य रूप से मूर्तियों के निर्माण में कांस्य का इस्तेमाल किया। ग्रीक अधिक दार्शनिक और आदर्शवादी थे, भारतीयों की परंपरा की तरह। इसलिए यहां पर राजसी जो टाट वाट है वो थोड़ा गांधार मूर्ति कला शैली में आपको कम दिखाई देगा।
जबकि रोमन अधिक यथार्थवादी थे। यूनानियों ने अपनी कला में महान बौद्धिकता दिखाई दी। बुद्ध को ग्रीक राजाओं के रूप में हल्का चोंगा जैसे हीम पहने हुए दिखाई देगा। हीम कहते हैं एक तरह से ऊपर से ढीला ढाला, हम चोंगा जब मतलब एक वस्त्र, ऐसा वस्त्र होता है जो सिला हुआ नहीं है या सिला हुआ भी है तो एकदम से किसी आकार प्रकार का नहीं, सीधा सीधा हम उस वस्त्र को पहन लेते हैं बिना किसी विशेष गहनों के। इस शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए खास करके बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है और इसकी मूर्तियों में भगवान बुद्ध यूनानी देवता अपोलो के समान प्रतीत होते हैं। खास करके यूनानी कला शैली में हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त रोमन पौराणिक कथा और प्रतीकात्मकता से रूपांतरण और विषयों में गांधार कला ने अपना रास्ता खोज लिया, जो इन संस्कृतियों के बीच परस्पर क्रिया को और अधिक स्पष्ट करता है। यह प्रश्न जब पूछा गया था तो आप देख रहे हैं कि जो विवरण है वो एक बार में आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहले जाने कि रोमन साम्राज्य क्या है या यूनानी साम्राज्य क्या है, फिर जाने वहां के यात्री कैसे थे या किस प्रकार के विवरण थे, क्या विशेषता थी, और फिर यह जाने कि भारत से रोमन का संपर्क कैसे हुआ। रोमन लोगों का संपर्क भारत से व्यापार के माध्यम से होता है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि रोमन साम्राज्य का विस्तार पर्सिया तक हो गया। पर्सिया को हम ईरान कहते हैं, और इससे पहले ही ग्रीस सभ्यता का विस्तार भारत तक हो चुका था। रोमन साम्राज्य का भारत पर प्रभाव व्यापारिक रूप में हम देखते हैं, लेकिन ग्रीस के शासक ने तो भारत पर प्रत्यक्ष आक्रमण भी किया हुआ था। एक तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो वहां की रही थी, वहां की जो शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार से नए नगरों को वहां पर विजय के बाद बसाया जाता था, वह परंपरा भारत में भी देखते हैं स्थापित होते हुए। तो आज का जो विषय है कि रोमन साम्राज्य क्या है और ग्रीक साम्राज्य क्या है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और कहां विकसित हुआ था यह भी आपने देख लिया होगा। लेकिन इसके बारे में अगर हम विस्तृत चर्चा करें तो यह चर्चा हम वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास में करेंगे, क्योंकि जब हम यूरोप की चर्चा करते हैं तो यूरोप की चर्चा के पहले सबसे पहले हमें यूनानी सभ्यता के विकास को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 4000 वर्ष पूर्व ही हम यूनान में देखते हैं सभ्यता का विकास हो गया है, और एक पहले वहां राजतंत्रात्मक नहीं, पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली व्यवस्था स्थापित होती है और फिर धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। लेकिन ना तो यूनान ने और ना ही रोम ने कभी भी अपने इस गणतंत्रात्मक स्वभाव को छोड़ा। इसकी वजह से व्यापक राजनीतिक अशांति भी रही। लगातार दोनों साम्राज्य युद्ध के दौर से गुजरता रहा, लेकिन अंततः यूनानी साम्राज्य का भी विखंडन होता है हर साम्राज्य की भांति, और यूनानी साम्राज्य के अवशेष पर स्थापित हुए रोमन साम्राज्य का भी विखंडन हुआ। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के आधार रोम बनता है, जो 550 ईस्वी तक, यानी मान के चले 5वीं शताब्दी तक, 475 के बाद ही पतन के कगार पर चला जाता है, क्योंकि जर्मन बर्बर जनजातीय जो आक्रमण था लगातार हो रहा था। और बाद में हम देखते हैं बेजेंटाइन ने बिजेंटियन साम्राज्य की स्थापना की, कुस्तुनतुनिया को आधार बना करके, जिसका पतन हम देखते हैं लगभग 1000 साल तक चलता रहा। और 1453 में जब उस्मानिया, जिसको हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, उसने वहां पर आक्रमण किया तो कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। और कुस्तुनतुनिया का पतन यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना बन जाती है। कभी मैं पूरा का पूरा टॉपिक ही आपका, जैसे इस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है, तो इसमें मैं आपके लिए कुस्तुनतुनिया के पतन का प्रभाव ऐसा टॉपिक मैं निकाल के आऊंगा, तो इसका एक तरह से क्रम उसके साथ स्थापित हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि लंबा मैं वीडियो इस पर बनाना नहीं चाहता था, सिर्फ एक जानकारी में दे रहा हूं ताकि आप अवेयर रहे। ये सारी बातें आपको पढ़नी है। मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अगर आप पहले ही पढ़ लेते हैं तो जब मूल टॉपिक में आप एंट्री करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।